किसी देश में एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास अपार धन संपत्ति और बहुत बड़ी जागीर थी और उसके पास कई पालतू जानवर भी थे। इस अमीर आदमी के 4 बेटे थे। वो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उनके लिए चिंतित भी था। सोचता था कि अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी मौत के बाद चारों बेटे धन के बंटवारे के लिए एक दूसरे से नाराज हो जाएं। संयोग की बात है कि कुछ दिनों के बाद अमीर आदमी इतना बीमार पड़ गया कि बचने की उम्मीद कम होती गई। उसने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया और एक विशेष आदमी को 4 हांडी का इंतजाम करने का आदेश दिया। उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहने में एकता बनी रहती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मेरी चारपाई के चारों पायों के नीचे एक एक हांडी गड़ी हुई है जिसे तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो। उसके बाद चारों बेटे वहां से चले गए। कुछ देर बाद हांडी आ गई। एक नौकर की मदद से उनमें कुछ भरकर चारों पायों के नीचे हांडी को गाड़ दिया। जब अमीर आदमी को एहसास हुआ कि ये उसकी आखिरी सांसें हैं, तो उसने फिर अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बेटो, मालो दौलत के लिए अक्सर बहुत खून खराबा होता है। मैंने अपनी पूरी संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट दिया है। तुम में से हर एक के हिस्से की हांडी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे लिए तुम सभी मेरी आंखों के तारे हो। मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस लेने से पहले हर किसी को उसका हिस्सा मिल जाए। चारों बेटों ने अपना सिर झुका लिया। पिता ने पहले छोटे बेटे को अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए कहा, फिर सभी बेटों ने भी ऐसा ही किया। सभी उदास होकर बूढ़े पिता के बिस्तर के पास बैठ गए ताकि वो उनकी प्यार भरी आंखों के सामने रहें। पिता की मौत के इतने दिन बीत गए कि सभी रस्में पूरी हो गईं। 40वें दिन की सभी रस्में बेटों ने मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से की। माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। दान पुण्य का सिलसिला जारी रहा। आखिर में एक दिन सभी भाइयों ने अपने अपने हिस्से की हांडी को देखने का फैसला किया। देखें बाप ने किसके लिए क्या दिया है। चारों ने अपने अपने हिस्से की हांडी को निकाला। एक हांडी में हीरे जवाहरात थे, दूसरे में सोना भरा था, लेकिन तीसरी हांडी में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। चौथी हांडी में हड्डियां थीं। जिन बेटों को हीरे जवाहरात और सोने से भरी हांडी मिली वे बहुत खुश हुए, जबकि जिन भाइयों को मिट्टी और हड्डियां से भरी हुई हांडी मिली वे उदास और नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ऐसा हांडी लेने से इनकार कर दिया। वो ऊंची आवाज में शिकायत करने लगे कि पिता ने तो कहा था कि सबको संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। चारों भाई न्याय प्रिय थे और अपने पिता के प्रति उनका हृदय अच्छा था, इसीलिए आपस में झगड़ने के बजाय किसी बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करना उचित समझा, जो ये बता सके कि मिट्टी और हड्डियों वाली हांडी लेकर उन्हें क्या मिलेगा। जब खोजने पर कोई नहीं मिला तो सभी ने सोचा कि राजा के दरबार में उनके पिता का बहुत सम्मान था, इसलिए बेहतर होगा कि राजा के पास जाकर देखें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जिन लोगों को बहुत सारा धन मिला था उन्होंने भी यही सोचा कि राजा बहुत बुद्धिमान हैं। वैसे भी ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारे 2 भाई संपत्ति से वंचित रह जाएं। इस मामले में कुछ तो राज है। जो 2 हांडी में माल और दौलत नहीं है, वैसे भी पिता ने हम सभी को अपनी पसंद का फैसला करने की इजाजत दी थी। अब ये हमारा भाग्य था कि किसे क्या मिला। सारी तैयारी करने के बाद चारों भाई राजा के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर कहीं शिकार के लिए जा रहा है। चारों भाई तेजी से आगे बढ़े। बड़े भाई ने राजकुमार से पूछा, शहजादे, हमारे राजा कहाँ हैं? वो कहाँ मिलेंगे? राजकुमार ने बड़ी उदासीनता से उत्तर दिया कि वो महल में मौजूद हैं, लेकिन कुछ दिमागी हालात ठीक नहीं है। ये कहकर राजकुमार आगे बढ़ गया। चारों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा दयालु और कृपालु राजा पागल कैसे हो सकता है। खैर, आपसी सलाह मशवरा के बाद यह निर्णय लिया गया कि महल में जाना चाहिए। लगता है राजकुमार अपने पिता से नाराज हैं और उसने हमें टालने के लिए ऐसा कहा है। जब वे दरबार और हाकिम से अनुमति लेकर महल में दाखिल हुए तो उनकी मुलाकात राजकुमारी से हुई, जो अपने रिश्तेदारों के साथ शाही बगीचे में मौजूद थी। राजा का पता करने पर राजकुमारी ने कहा, राजा अपने दरबार में बैठे हैं मगर अंधे हैं। ये बात सुनकर चारों भाइयों को बड़ा अफसोस हुआ और ताज्जुब भी कि राजकुमार ने अपने बाप को पागल कहा और राजकुमारी ने अंधा। दाल में जरूर कुछ काला है। कई साल पहले चारों भाई अपने अमीर पिता के साथ महल में एक आलीशान शादी समारोह में शामिल हुए थे। राजा की पत्नी भी उन्हें जानती थी, इसलिए वो निडर होकर रानी से मिले, जिसने राजकुमार और राजकुमारी के कहे से अलग बात कही कि राजा का निधन 12 साल पहले हो चुका है। चारों भाई उदास हो गए और वापस जाने लगे, लेकिन रानी ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा, बेशक आप राजा के पास जाएं, वो अपने दरबार में हैं,
लेकिन मेरे लिए वो 1 वर्ष पहले मर चुके हैं। अब चारों भाई की जान में जान आई। रानी ने उन्हें एक विशेष सेवक के साथ राजा के पास भेज दिया। जब वे दरबार में पहुंचे तो दरबारियों की कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बल्कि राजा अपने एक मंत्री के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर चारों पर पड़ी, उन्होंने पहचान लिया कि ये दरबारी अमीर के बेटे हैं। इसीलिए राजा ने उन्हें सम्मान के साथ नम आंखों से उनका स्वागत किया और अपने हाथों से पास आने का इशारा किया। जब वे चारों राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने मंत्री को उनके पिता की खूबियां बताई और उनकी मौत पर अफसोस भी जाहिर किया। उसके बाद मंत्री के पास वाली जगह पर बैठने को कहा। तब बड़े भाई ने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहें, हम लोग किसी विशेष उद्देश्य से आपकी सेवा में आए हैं। राजा ने सारी बातें ध्यान से सुनी, परंतु अपने मुख से कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण चुपचाप सोचते रहे कि मामला क्या है। चारों भाई प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजा क्या कहने वाले हैं। वो जानते थे कि राजा की बुद्धि की चर्चा सारे देश में होती है। अचानक राजा के मुख से शब्द निकले, तुम्हारे पिता ने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर दोनों भाई, जिनके हांडी में मिट्टी और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था, दोनों के चेहरे उतर गए। राजा को एहसास हुआ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, हीरे जवाहरात पाने वाले का भाग्य वही है जो सोना पाने वाले का है, परंतु जिन्हें मिट्टी और हड्डियों की हांडी मिली है उन्हें भी कोई नुकसान नहीं है। मिट्टी का अर्थ है कि ये पुत्र सारी भूमि का स्वामी होगा, और हड्डियों की हांडी इसका अर्थ यह है कि सभी घोड़े, ऊंट और दुधारू पशुओं का मालिक होगा। राजा ने जो कुछ कहा इस पर सभी भाइयों ने प्रसन्नता व्यक्त की और बड़ी विनम्रता से उनका धन्यवाद किया और अनुरोध किया कि आपका साया हमारे सिर पर बना रहे। हम आपके सेवक हैं और हम मिलजुल कर रहेंगे। जाते समय बड़े भाई ने राजकुमार, राजकुमारी और राजा की रानी के बारे में सोचा और उसने राजा से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो हम अपनी जुबान पर कुछ ऐसी बातें ले आएं जो आपसे संबंधित हैं। राजा ने कहा, हाँ, जो कुछ कहना है जरूर कहिए। बड़े भाई ने बताया कि जब हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित होने आ रहे थे तो हमारी मुलाकात राजकुमार से हुई, जिसने आपके पागल होने के बारे में बात की। फिर मेरी मुलाकात राजकुमारी से हुई तो उसने आपको अंधा बताया और रानी ने कहा आप उसके लिए मर चुके हैं। बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी कि राजा ने मुस्कुराते हुए बाकी बात को पूरा कर दिया। राजा कहने लगा, राजकुमार, राजकुमारी और रानी ने जो कुछ कहा, क्या मैं आपको उन सब बातों का कारण बताऊं? चारों भाइयों ने प्रशंसा करते हुए सिर झुकाया तो राजा ने बताना शुरू किया कि राजकुमार 18 वर्ष का होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इसकी शिक्षा और पालन पोषण में जो भी कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। उसके विवाह के लिए जो कुछ मैं चाहता हूं वो पूरा हो जाए। अगर मैं 2-3 साल में इसका इंतजाम कर सकूं तो ये तख्त और ताज उसे सौंपकर बाकी की जिंदगी संन्यास में गुजार दूंगा। लेकिन वो अपनी हथेली पर सरसों रखना चाहता है, यानी जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहता है और राज्य भी अपने हवाले करना चाहता है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे पागल समझता है। राजकुमारी की बात भी मुझे परेशान करती है। वैसे वो भी जवान है, मैं उसके योग्य वर की तलाश में हूँ। अगर उसके लिए कोई रिश्ता मिल जाए तो रिश्ता तय कर दूंगा। उसकी शिक्षा और पालन पोषण भी मेरे विचार से अधूरा है, लेकिन वो सोचती है कि जल्द से जल्द उसका विवाह हो जाना चाहिए, इसीलिए वो दुखी रहती है। वो रोज सामने आती है लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहती। ये मेरी किस्मत है। रानी ने जो कुछ कहा वो इसलिए 1 साल पहले हम दोनों घूमने जाते थे, अक्सर खाना खाते थे, मौज मस्ती की बातें करते थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ कि हमारे देश की समृद्धि और उन्नति के दुश्मनों को इसकी खबर लग गई। वो नहीं चाहते कि गरीब लोग बड़े जागीरदारों की गुलामी से मुक्त हो जाएं। आपको पता होगा कि मैंने भूमिहीन काश्तकारों की जमीन देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। आज वे अपने खेती और बगीचों के खुद मालिक हैं। जागीरदारों का गिरोह उन्हें तरह तरह से धमका रहा है। मैं हर दिन अनगिनत शिकायतें और फरियाद सुनता हूं। जब तक मैं मजलूमों को जुल्म से आजाद ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं हर समय इसी जगह मौजूद रहता हूं ताकि कोई फरियादी, कोई भी बेसहारा इंसान निराश ना हो। बेशक रानी को मेरी याद आती होगी, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे ये गद्दी अपना सुख भोगने के लिए नहीं दी है। जब तक सारी प्रजा खुश ना हो जाए तो मेरी खुशी का क्या फायदा। ये कहकर राजा चुप हो गया और चारों भाइयों को भी एहसास हो गया कि वाकई उनके देश का राजा बड़ा ही रहमदिल और बुद्धिमान है। सबने विनम्रता से जाने की इजाजत मांगी। राजा ने दुआएं दी और कहा कि आप सब मेरी एक सलाह याद रखना, एक रहो और नेक रहो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।